भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय नागौर में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष एवं नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामचंद्र उत्ता, विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक गोविंद सोनी, जिला कार्य समिति सदस्य महेंद्र पहाड़िया एवं नागौर शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर विचार रखे एवं उनके बताए अन्योदय का मार्ग पर चलने एवं उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। पंडित दीनदयाल का अंत्योदय एवं भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना था, इस सपने को साकार करने के लिए तत्पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंत्योदय योजना के तहत गांव गरीब तक हर सुविधा जैसे अन्न, घर, सुलभ चिकित्सा, स्वच्छ पानी, रोजगार आदि पहुंचाने के लिए कार्य किए गए हैं। आज देश विश्व की आर्थिक दृष्टि से 5वें पायदान पर आया है, जो कि एक मिसाल है। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, व्यवसाय प्रकोष्ठ जिला संयोजक मनीष मित्तल, जिला सह संयोजक सुरेश पारिक, जिला मंत्री ओम प्रकाश नागोरा, सुश्री चंचल जोधा, कृषि मंडी व्यापारी हरिराम दाड़निया, रामेश्वर सारस्वत, महिला मोर्चा जिला महामंत्री श्रीमती पुष्पा बागड़िया, एसएससी मोर्चा जिला मंत्री हंसराज नागोड़ा, मंडल महामंत्री परमिल नाहटा, बरजंगलाल शर्मा, रूपचंद नागोरा, पवन नागोरा, प्रमोद बाकलीवाल, किशोर पारिक व कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस देश पे कोई संकट आया, भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके साथ खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बारे में आज ज़्यादा विचार से सब कार्यकर्ता समझते हैं, जानते हैं। आज वो विषय नहीं है और मेरे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आज एक विनम्र आग्रह मैं करूंगा। आज हमें इस पुण्य स्वर्गवासी आत्मा को हम सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब हम इनके बताए हुए मार्ग और सिद्धांतों पर चलें। आपका एक ही सपना था कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब, उसकी सेवा हो, उसकी पूजा हो, और उसी ध्येय को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, वो राष्ट्र का सेवक कहते हैं, देश का सेवक कहते हैं। साथियों, आज हमें पार्टी की तरफ से एक निर्देश भी मिला है। हमें 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर 2023 ये 2023 वर्ष है और 2023 रुपये हमने प्रत्येक बूथ पे कलेक्शन करके तो पार्टी के लिए समर्पण देना है। ये हमें आप कार्य भी करना है और पंडित जी के हमें जो बताए जो मार्ग हैं उस पर चल के राष्ट्र सेवा से जुड़ना है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पण है और यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इसी क्रम में हमारे मध्य हमारे रक्षा के लिए आज का दिन बहुत दुख का दिन है। हमारे मार्गदर्शक और देश की हर गरीब तक देश की सुविधाएं पहुंचे, इस चिंतन को लेकर चलने वाले आदरणीय पंडित श्री दीनदयाल जी उपाध्याय आज ही के दिन जिनका स्वर्गवास हुआ था, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यह संकल्प लेके जाए कि आज हम किसी न किसी गरीब और वंचित के लिए हम कुछ न कुछ सहयोग करेंगे, कुछ न कुछ कार्य करेंगे ताकि उसका भी जीवन ऊंचा उठ सके। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से पंडित जी दीनदयाल जी को अपनी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूं। आप जहां भी हैं, आज पार्टी का स्तर देख के निश्चित रूप से उनको भी खुशी हो रही होगी कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहा है। जय भारत, जय हिंद। कार्यकर्ता बंधुओं, नागौर के लोकप्रिय विधायक भाई मोहन राम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी उत्ता, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के साथी, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया, दीनदयाल जी उपाध्याय अवश्य अपने राजस्थान से जुड़े हुए थे, परंतु वो एक शख्सियत इस प्रकार की थी, विचारधारा इस प्रकार की थी कि उस विचारधारा को आज विश्वव्यापी रूप में ग्रहण किया जा रहा है।
उन्होंने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको लेकर के भारतीय जनसंघ का उस समय स्थापना की गई थी 51 में। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी वगैरह साथ में थे, दीनदयाल उपाध्याय संघ से इसमें साथ में हुए और जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ का भी ध्येय ये था, एकत्व मानववाद और अंत्योदय पे चलने का सिद्धांत। और उसी सिद्धांत से चलते हुए जनसंघ ने कांग्रेस से हटके अपने एक प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा को देश के अंदर रखा, क्योंकि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी कांग्रेस के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने इस कारण से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए कि नेहरू मंत्रिमंडल कुछ हिंदुओं का और राष्ट्रवादी विचारधाराओं का पोषण करेंगे। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, उससे विमुख होकर के उन्होंने उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और संघ वालों से मिलकर के और दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर के एक जनसंघ की स्थापना की। वो पौधा 77 तक चला, उसके बाद जनता पार्टी में विलीन हो गए, 80 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इस प्रकार से ये जो सफर चला है, परंतु सफर में दीनदयाल उपाध्याय के जो सिद्धांत थे वो आज भी यूं के पार्टी के अंदर ग्रहण किए हुए हैं। उन्हीं सिद्धांतों पर पार्टी चल रही है। 1968 के अंदर 5 जनवरी के अंदर मैंने भी पढ़ा था, उस समय 68 के अंदर बहुत छोटा थे, तो उस समय मैंने भी पढ़ा था कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जनसंघ के अध्यक्ष डब्बे के अंदर मृत पाए गए। आज अगर इस प्रकार की घटना हो जाए तो तुरंत जांच होकर के उसका डायग्नोसिस करके किस कारण से हुई पता लग जाता, परंतु आज तक कांग्रेस सरकार ने दीनदयाल जी का हत्या कैसे हुई उस बारे में किसी प्रकार का उस समय बात को छुपा दिया और कोई जांच नहीं की गई। परंतु हम उनके जो सिद्धांत बताए उस पर आज भी भारतीय जनता पार्टी उन पर अक्सर से चल रही है और इसी कारण से आज केंद्र में और विश्व में अपना नाम रोशन किया है। मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। उपाध्याय की स्मृति पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन और वंदन करते हुए आज की सभा में मंचस्थ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ और विशिष्ट कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के साथ, पार्टी में जो आज निखार और शिखर पर पहुंचने की जो क्षमता आई है, ये हमारे ऐसे त्यागी, तपस्वी और बलिदानी लोगों की देन है कि उन्होंने हमें ऐसी कर्तव्य निष्ठता सिखाई कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्ग पर चलते हुए पार्टी को शिखर तक ले जाने के लिए आतुर था, आतुर है और आतुर रहेगा। ये प्रखर राष्ट्रवादी लोगों की सोच थी, जिन्होंने उस समय में भी, जब कहीं भी नामो निशान भी कांग्रेस के विरोध करने वालों का नहीं था, उस समय उन लोगों ने ये दिशा निर्देश दिए थे कि हम लोगों को ऐसे ही राष्ट्रवादी बन के काम करना है, राष्ट्रभक्त बन के काम करना है। और उसी मार्ग पर चलते हुए अनेक कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं कि उनकी मेहनत से आज पार्टी वैश्विक स्तर पर शिखर पे। पार्टी की प्रत्येक कार्यनीति राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत होती है और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और अंत्योदय विकास की अवधारणा को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। यही वजह है कि आज पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं ने राष्ट्र में अपने शासन की जड़ें जमाई है, जिसको शायद आने वाले समय में बहुत दुष्कर होगा इन लोगों को हिलाना। जो राष्ट्र ने प्रगति की, आज आप और हम सबके सामने हम वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर हैं। कभी विदेश में जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को वीजा नहीं मिलता, बड़ी दयनीय स्थिति थी। आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र हमारी तरफ आतुरता से देख रहा है, उत्सुकता से देख रहा है कि हम भारत से क्या सीखें, क्या लें। कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं फैल गई, आंतरिक अराजकता फैल गई, वो लोग भी हमारी सलाह से आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्व में नरेंद्र मोदी नंबर 1 के नेता साबित हुए। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी नेता कर सकता है, जिसकी खान है भारतीय जनता। हमें गौरव है, गर्व है कि हम उस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं और इस मंच पर बैठ के हमारी पार्टी की अवधारणाओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को जो इस कार्यक्रम में पधारे, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मैं आपको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि
श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और वो उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। तो उन्होंने लगा कि हमको एक अलग से स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए। तो इसके लिए वो संघ के हमारे जो आदरणीय सरसंघचालक थे, वो तत्कालीन गुरुजी नाम से जो उपाध्याय थे, उनके पास पहुंचे और उनसे कुछ कार्यकर्ता मांगे। तो उन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता गुरुजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को दिया और जनसंघ की स्थापना हुई। आप महामंत्री के रूप में काम करते हुए फिर जनसंघ के अध्यक्ष तक आप रहे और संदेहास्पद स्थितियों में आपकी मृत्यु हुई। निश्चित तौर पे वो हत्या थी और इसकी जांच नहीं हुई, जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचार थे, वो विचार उस समय के दौर में बहुत ही मतलब सटीक, जो भारत की जो आगामी जो परिस्थितियां थी, उनके लिए उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। अंत्योदय उन्होंने विचार रखा था, एकात्म मानववाद का उन्होंने विचार रखा था। और आज की जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो उसी अंत्योदय के आधार पर है। जब तक भारत के अंतिम छोर पर बैठे किसी व्यक्ति का विकास नहीं होगा, जब तक किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी किसान, किसी गरीब, किसी मजदूर का विकास नहीं होगा, तब तक भारत शक्तिशाली और सशक्त नहीं बन सकता। ऐसे विचार आपने उस समय दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है पिछली सरकारों ने कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में बिल्कुल अंत्योदय पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये काम आज हो रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सबको आपसे इनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, इनके विचारों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छे साहित्यकार थे। राष्ट्र, धर्म, पांचजन्य, स्वदेश, ऐसी इन्होंने कई पत्रिकाएं और मैगजीन इन्होंने चलाई थी। हम सबको इनके विचार पढ़ने चाहिए। यही मेरा आप सबसे आज के दिन अनुरोध रहेगा। धन्यवाद। दीनदयाल जी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी उत्ता जी, सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, सब बातें बता दी महेंद्र जी ने, गोविंद जी ने, रामचंद्र जी ने। वास्तव में जब देश आज़ाद हुआ, सब यही था उस समय कि हमारा, जैसे गांधी जी यही कहते थे, हम राम राज्य लाएंगे। एक ही बात थी, अर्थात राम राज्य लाएंगे, अर्थात हमारे देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को, राम की जो व्यवस्था, उस हिसाब से देश की व्यवस्था करेंगे। कोई भूखा नहीं सोए, कोई किसी प्रकार का जाति भेद ये इस प्रकार का नहीं हो, और सब प्रकार के जो है ये ध्यान में रखते हुए गांधी जी ये बोलते थे, हम राम आज़ाद होंगे, राम राज्य लाएंगे। और उसमें किसी कोई, यानी उस समय राम राज्य, उस समय तो घरों में ताले तक नहीं लगते थे, किसी प्रकार का वो नहीं होता था, क्योंकि चोरी नाम की चीज़ नहीं होती थी। ऐसे ही जैसे संस्कृत है, हमारे पुरानी जो भाषा है, उसमें कभी ताले का जो है शब्द नहीं है, संस्कृत में नहीं, सब बातों का है। अर्थात चोरी होती नहीं, लगाना ही नहीं पड़ता था, बंद ही नहीं करना पड़ता था, इसीलिए उसका शब्द नहीं है ताले का। तो ये कल्पना थी गांधी जी ने और सब देशभक्तों की, सबकी यही थी, देश को आज़ाद कराना है, राम राज्य लाना है। परंतु जिस समय उसके बीच में अड़चन आई, दो हिस्से करेंगे, तोड़ेंगे, अलग होंगे, हम साथ नहीं रह सकते, जो कुछ चीज़ें थी, गांधी जी बार बार कहते थे कि देश का टुकड़े नहीं हो गए, विभाजन नहीं हो गए, लोगों को शक है, टुकड़ा करो तो आज़ादी खाएगी, हमें तो पूरा देश चाहिए। तो बोलते थे मेरी लाश पे होगा विभाजन, होगा मेरी लाश पे होगा। यहाँ तक पब्लिक को मतलब ये गांधी जी विश्वास दिलाते थे। मुख्यम गांधी जी थे, अग्रणी थे। तो ये सारी चीज़ें फिर जब जो कुछ हुआ, विभाजन भी स्वीकार करना पड़ा। और विभाजन भी स्वीकार क्यों करना पड़ा कि उस समय डायरेक्ट एक्शन के नाम से बहुत सारे दंगा फसाद योजनाबद्ध तरीके से किया गया, बहुत हजारों लाखों लोगों को मारा गया, किया गया। ऐसे में वो घबराए हुए, खून को देख करके नेता घबरा गए और घबरा करके तुरंत जो है विभाजन स्वीकार कर लिया। तो देश का विभाजन हो गया। विभाजन होता 14 तारीख को और ज़्यादा मार काट हुई, मतलब, और 15 अगस्त को हमारा जो है हम आज़ाद हुए, 14 को पाकिस्तान हुआ। तो 15 को हुए थे, उससे पहले हमारे देश का 14 के टुकड़े हो चुके थे। अब वो
कल्पना थी, लेकिन फिर भी जो बचा कुचा हमारे पास था उसमें हम जो है व्यवस्था हमारी उस हिसाब से करेंगे, ये कल्पना थी। और वो कल्पना देश आजाद होने के नेहरू जी की जो कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट में उस हिसाब से रास्ता दूसरा लेने लग गए तब उसमें जो है उन्होंने श्यामा प्रसाद जी ने इस्तीफा दिया, कभी इस हिसाब से नहीं चलेगा। और देख करके हम जिस हिसाब से चाहते हैं हमारे देश की जिस प्रकार के राजनीतिक विचारधारा चलनी चाहिए, परकीय हैं उनको तो परकीय मानना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। और इसीलिए हमारे देश के जितने जात पंचम के स्टेचू तोड़े गए, सब हटाए गए, वो गए। हमारे यहाँ आक्रमणकारी आकर के उन्होंने कुछ कब्जे किए, वो भी तो हटेंगे, वो भी हटाने का किया, लेकिन उनमें कुछ हुआ नहीं। और ये होकर के जो अंग्रेजों ने हमको अधिक समय गुलाम रखने की दृष्टि से सब मिलजुल करके ये चीजें उन्होंने इस प्रकार की दी गई थी, उसका अर्थ कुछ नहीं निकले, खिचड़ी टाइप करके उसी को पढ़ाते थे, पढ़ाते वैसी जनरेशन निकलने लगी। और उनका यही था, मैकाले 1935 में शिक्षा लागू की, स्कूल व्यवस्था दी, पाठ्यक्रम तय किया, उसका अर्थ यही था। तो देश आजाद होने के बाद में उसमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि वो तो विदेशी हमको दबा के रखना चाहते थे, उसको बदल के हमारे हिसाब से करना था, जो था वो नहीं हुआ, उसको ATG स्वीकार किया गया और वही आगे चल करके नीतियां आने लगी, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। देख करके बैठ करके विचार हुआ तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि मैं इस प्रकार की व्यवस्था अपने यहाँ करेंगे, तभी होगा जो भी हुआ। और उन्होंने ये प्रारंभ किया। तो उस समय संघ के प्रचारक थे दीनदयाल जी, और दीनदयाल जी के बारे में बता दिया सब कुछ। उनका एक ही ध्येय था देश के प्रति, और इसीलिए फिर मना कर दिया गुरुजी को, गुरुजी यहाँ राजनीतिक कीचड़ में मुझे क्यों भेज रहे हो। तो उनका कहना यही था कि प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के कहेंगे कार्यकर्ता को ही वो चीज़ संभालनी पड़ेगी, जहाँ जगह न्यूनता दिख रही है, समाज में दिख रही है, वैनरता है और है, भेदभाव जो है हमको ही जाकर के दूर करने पड़ेंगे। और इसीलिए राजनीति में है तो उसको स्वच्छ राजनीति तो हमको ही करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, उधर आवश्यकता है। और दीनदयाल जी का जैसे आपकी आज्ञा है, हम जानते हैं बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ किया। और श्यामा प्रसाद जी जो है, अब ये बोल रहे ना हमने बलिदान दिया है, हमने 3 दे दिए, परिवार ने 4 पता नहीं नाम बोलते रहते हैं, तो कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिया है। हकीकत तो मतलब क्या है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, वो एक आप अभी लिख देना अखबार, आपसी रंजिश के कारण ये हुआ, तो वो चीज़ एक उस हिसाब से ही पहले तो व्यक्ति को खड़ा करके बाहुबली बनाया, सहयोग दिया, किया, सब कुछ किया करके कि ये जो है हमारे यहाँ ठीक से मतलब जो है ना इस प्रतिद्वंदियों को ये प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर वो स्वयंभू बन गए, वो भस्मासुर वाली बात हो गई, फिर वो कड़ा उनके ऊपर फेरने लग गया, ये स्थिति आ गई। तब फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ, देश स्वीकार थोड़े करना, उसके रिएक्शन में जो आया मैं उन्होंने जो है स्वर्ण मंदिर पे जिस हिसाब से किया, उसके रिएक्शन में ही उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या की। तो ये जो चीजें रिएक्शन में जो कुछ हुई, लेकिन हमारी चीजें ये थी, बीजेपी का जनसंघ का ये था कि हमारे देश के अंदर जो है अंतिम व्यक्ति, उसकी जो है ना सूझबूझ पूछने वाला, करने वाला, उसको हम बराबर कैसे लाएं, करें, ये चीज जरूरी है। और इस बात को लेकर एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो दिया, आज वो विश्व को देखना, आप कुछ समय बाद में ये सब कुछ स्वीकार करने लगेंगे। और यह आएगा तब उन्होंने दीनदयाल जी ने ये चीज़ जो है एकात्म मानववाद का जो दिया। हालांकि उनकी जो है राजनीतिक इतना सब जगह बढ़ गया, प्रभाव बढ़ने लग गया जनसंघ का, इस कारण से प्रतिद्वंदियों ने इनकी सामान्य रेल में बस थैला दिया हुआ, डाला हुआ, और ट्रेन में, बसों में जहाँ साधन मिल जाता था, पैदल यहाँ 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, अच्छी साधन मिलना है, तो उस हिसाब से काम किया। तो ये उनके साथ कोई था नहीं, अकेले ही करते थे यार, तो इनकी हत्या कर दी गई। और जिस प्रकार से इनकी हत्या हुई तो बाद में बहुत ही देश के अंदर एकदम मतलब ये निराशा आई, लेकिन फिर जो है आगे पार्टी का काम बढ़ता गया। अब ऐसे लोग ये आखिर क्यों, मतलब इनका ये पार्टी के लिए जीवन, श्यामा प्रसाद जी ने भी, उनको पता है कि वहाँ हमारे को वीजा लेके जाना पड़ता है, ऐसे जाओगे तो अरेस्ट करेंगे, और वो वहाँ उनके मतलब वापस आने देंगे नहीं है, ये तो साफ दिख रहा था।
लेकिन फिर भी नहीं, और वो गए, वो देश के लिए बलिदान आ गए। यहाँ एक ही कानून चलेगा, एक संविधान होगा, एक यहाँ का प्रधान होगा, एक यहाँ का झंडा होगा देश का, ये अलग अलग नहीं चलेंगे। आज़ाद होकर के ये गड़बड़ क्या हो, वहाँ का झंडा अलग रहेगा, वहाँ का कानून अलग रहेगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगा, फिर काय का देश एकता? क्या ये कर रहे हैं? मतलब दिन दो कर रखा था किया, तो अब मोदी जी ने एक हटा करके अब जो है वही कानून जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पूरे देश में लागू है इस समय। तो देश तो मोदी जी ने किया ना एक, लेकिन इनकी जो कुटिल नीतियों के कारण लोगों को भ्रमित करने के लिए हम देश को एक कर रहे हैं। ये परिवारों को तोड़ रहे हैं। देश की बात करेगा वो सब करेंगे, देश के विरोधी बात करता है वो अपना आपको भारत को दुश्मन मानता है, उसका हम क्या करें? देश के प्रति षड्यंत्र कर रहा है वो हमारे को दुश्मन मान रहा है, उसका हमारे पास इलाज है क्या? नहीं है। परंतु साफ ये था कि देश, संपूर्ण देश में जिस प्रकार की व्यवस्था करते हुए और साफ कहा भाई देश का विकास जो होगा ना वो देश के वहाँ के संसाधनों द्वारा और वहाँ के उनके आधार पे ही होगा। ये नहीं आप बाहर से कुछ करके वहाँ की कहीं की कुछ करके ये जो है ना चीज इसके आधार पे मतलब देश का होना है। और यहीं से मूल जो है भटकाव शुरू हुआ, तो उसको वापस करने की दृष्टि से अपन देख रहे हैं आज ये जो जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य जो था, बीजेपी आई नहीं, केंद्र में रही नहीं, जनसंघ नहीं रहा और बाद में बीजेपी बन गई, वो एक चीज है। बीजेपी भी नहीं रही, अटल जी रहे जरूर, लेकिन अटल जी रहे उस समय 17-18 पार्टी थी और पहली शर्त थी कि भाई क्या करें, तो कह दिया अब नहीं करनी है। लोगों ने साफ कह दिया हमको गवर्नमेंट नहीं बनानी, हम तो विपक्ष में ही बैठेंगे। परंतु कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आज तक कांग्रेस ही रही है और पार्टी आई नहीं, किसी विचार के अपने आई नहीं, लेकिन एक बार कुछ देख करके बताओ तो सही, राज होता है ऐसे, और भी कोई कर सकता है नहीं, देश की जनता कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। अब ये चीज जो है ना इसको दूर करना है। हम बोले अभी ये पार्टियां जित प्रतिबंध लगा रही है, धारा 370 नहीं हटाएंगे, समान नागरिक संहिता नहीं आएगी, और जिस हिसाब से जो है ये सामान्य जो कोड बिल है वो जो नहीं आना है करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? मतलब नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब क्या? तो ये आया कि नहीं, हमने जिस प्रकार से रास्ता दिया दीनदयाल जी ने, जो नीतियां तय की है उसको लागू करने के लिए सत्ता में जाना जरूरी है, और ये गवर्नमेंट ही अपना जो है उसको पास करेगी तब होगा। गवर्नमेंट अपन बैठ करके ठीक है 18 पार्टियां मिल करके सबसे पहली शर्तें ये 3 चीजें नहीं करेंगे, लेकिन 3 चीजों को अलावा तो देश में बहुत सारी बातें हैं, अगर हम उनको ठीक से लागू कर देंगे देश को समझ में आएगा और भी कोई राज कर सकता है। इसीलिए अटल जी की जो है गवर्नमेंट बनी, और जिस हिसाब से अटल जी ने चलाया, लेकिन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले अटल जी बने देश में, और वो बने सहयोग से दूसरों के। और अपन जानते हैं कभी ममता तो कभी वो ललिता, कभी क्या, उस समय भी दौड़ जाना और वापस लाना, उस समय काफी समस्या रही उनको, और लेकिन फिर भी अटल जी ने उसी को उस हिसाब से चलाया। तो अब उसके बाद में जो दीनदयाल जी ने जो नीति तय की थी, मोदी जी ने उसको लागू किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में फुल मेजोरिटी बीजेपी आई, कोई प्रस्ताव पास कर सकती है, परंतु पहले टर्म के अंदर हमारा आधा काम था, राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं, और इसीलिए हर कोई कानून बनाओ तो उसको पर्वत समिति में भेजो, इसके लिए 6 महीने के लिए भेजो, साल भर के लिए भेजो, समझा इसके लिए भेजो, 2 महीने के लिए भेजो, कोई कानून पास नहीं होना चाहिए। वो देश के हित में उनका सोच नहीं है, बस हमारा वो है वही रहना चाहिए कि कोई नई चीज आनी नहीं चाहिए, ये बोल करके उस कार्यकाल खंड में वो नहीं होते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें की, किसी से दूसरे से सहयोग करके उनके हिसाब से अड़चन नहीं थी तो उन्होंने सहयोग कर दिया तो कुछ पास हो गए करके, इस प्रकार का पहला कार्यकाल चला।